अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अपनी इस खौफनाक और पुरअसरार नॉवल की किस्त नंबर 4 शुरू करते हैं। माई पंखी बेड पर उसके साथ बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। उसके काले रेशमी बाल खुले हुए थे। अंजू, क्यों रोती है? अम्मा, क्या तू नहीं जानती? अनारा ने रोते रोते पूछा। मैंने तुझे इस काने की दूसरी आंख नहीं फोड़ने दी है, इसलिए रोती है? माई पंखी ने सवाल किया। हाँ अम्मा, इसीलिए, अनारा ने इकरार किया। क्या तू मुझसे नाराज है? माई पंखी ने पूछा। हाँ अम्मा, बहुत, अनारा ने सीधे होते हुए कहा। इसकी हसीन आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। फिर शिकवे भरे आवाज में बोली, हाँ अम्मा, उसने मुझे धोखे से अगवा किया था, तेरी अंजू को। मेरी अंजू? मुझे भी इस पर शदीद गुस्सा है, लेकिन मसला यह है कि मुझे से एक बेहद अहम काम लेना है। वो मेरे पास मेरे बुलावे पर आया था। मुझे अपना काम निकाल लेने दे, फिर मैं इसे तेरे हवाले कर दूंगी। जो जी चाहे करना, माई पंखी ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या काम है कि तू इसकी मोहताज है? अनारा उठकर बैठ गई। मैं इस खाने की मोहताज नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मेरा काम वही कर सकता है। अब मैं तो मारी मारी कब्रिस्तान में नहीं फिर सकती। माई पंखी ने इसे समझाने की कोशिश की। अम्मा, कब्रिस्तान से क्या लाना है? अनारा ने पूछा। वो वहाँ से मेरी मर्जी की इंसानी हड्डियाँ लाएगा। मैं इस पर काले शब्द पढ़ूंगी, इसके बाद वो काना इन हड्डियों को पिसवा कर लाएगा। मुझे इसका बुरादा चाहिए। माई पंखी ने राज खोला। अम्मा, तू हड्डियों के सुरमे का क्या करेगी? अनारा ने सवाल किया। इस रात से फिलहाल मैं पर्दा नहीं उठा सकती, माई पंखी बोली और उठकर खड़ी हो गई। अम्मा बैठ ना, कहाँ जा रही है? अनारा ने कहा। बेशक तू रात से पर्दा ना उठा, मैं अपने ठिकाने पर जा रही हूँ। यहाँ कमरे में मेरा दम घुटता है। माई पंखी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली। आजा, तू भी बाहर आ जा। अच्छा अम्मा, अनारा बेड से उठते हुए बोली। वो माई पंखी के पीछे बाहर सहन में आई। सहन में गहरा अंधेरा छा चुका था। अनारा ने बाहर निकलते हुए पूछा, अम्मा क्या लाइट जला दूँ? जला दे, तेरी मर्जी है। माई पंखी ने फैसला इस पर छोड़ा और बगैर परेशानी के अंधेरे में चलती चारपाई पर बैठ गई। अनारा ने दीवार पर लगे बटन को ऑन कर दिया। नतीजे में सहन में एक मरियल सा बल्ब रोशन हो गया। बल्ब के जलने की वजह से सहन की फजा मजीद पुरस्कार हो गई। अनारा हस्ब मामूल ज़मीन पर इसके कदमों में बैठ गई। अंजू, आ ऊपर बैठ जा, माई पंखी ने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। नहीं अम्मा, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी, अनारा फर्मा बरदारी से बोली। तू बहुत अच्छी है, माई पंखी ने इसके सर पर हाथ फेरा। बहुत प्यारी। अम्मा, तेरा भी कुछ ठीक नहीं, कभी मुझे अभागन कहती है, कभी अच्छी और प्यारी कहती है, अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर मैं कौन हूँ? अच्छा, मैं तुझे तेरे बारे में कुछ बताती हूँ, तेरा घर दिखाती हूँ। जा चूल्हे से कोयला निकाल कर ला। माई पंखी जाने क्यों एकदम मेहरबान सी हो गई। लाती हूँ अम्मा। अनारा ने इसे मेहरबान होते देखकर बर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने बर्ची खाने की लाइट जलाकर चूल्हे से एक छोटा सा कोयला उठाया और बाहर आ गई। माई पंखी कोयला हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई। उसने सहन के दरमियान पहुंचकर इस कोयले से 4 लकीरें खींची। इस तरह 6 ज़रब 4 का एक मुस्ततील बन गया। उसने इस मुस्ततील को 6 खानों में बांटा और 7वां खाना उसने मुस्ततील के बाहर नीचे कोने में बनाया। 7 खाने बनाने के बाद उसने अनारा की तरफ देखा और बोली, आ अंजू, तुझे मैं 7 घर दिखाऊं। आखिर को तू बिल्ली है ना? ठीक है अम्मा, बता मुझे क्या करना है, अनारा बोली। पहले घर में बैठ, देख तुझे क्या नजर आता है। माई पंखी ने उसे पहले खाने में बैठने का इशारा किया और खुद भी इन खानों से बाहर 7वें खाने के नज़दीक फंसाकड़ा मारकर बैठ गई। अनारा तजस्सुस भरे अंदाज में चलती पहले खाने में उकड़ू बैठ गई। माई पंखी ने आवाज़ लगाई, अरे आराम से बैठ। अनारा उसके हुक्म पर इसी अंदाज में बैठ गई जैसे माई पंखी बैठी थी। माई पंखी ने अपने गले में पड़ा चांदी के खोल में बंद भारी तावीज़ उतारा, उसे बाएं हाथ की हथेली पर रखकर सख्ती से मुट्ठी बंद कर ली और आंखें मूंद कर बोली, चल अंजू चल। अनारा के जिस्म में अचानक हरकत हुई। वो खड़ी हो गई। जब उसने एक कदम बढ़ाया तो मंजर यकसर बदल गया। अब यहाँ सहन था, न नीम का दरख्त था, सामने माई पंखी थी, न कुछ नजर आ रहा था, लेकिन माई पंखी की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, हाँ अंजू, कहाँ है तू? अंजू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर बोली, मेरे चारों तरफ झोंपड़ियाँ हैं
और मैं एक झोपड़ी के सामने खड़ी हूँ। चल झोपड़ी के अंदर चल, माई पंखी ने से हुक्म दिया। मैं अंदर आ गई, अंजू ने बताया। अब क्या दिखाई दे रहा है? माई पंखी ने पूछा। झोंपड़ी में नीचे फर्श पर एक मर्द और औरत लेटे हैं। ये दोनों बेखबर सो रहे हैं। साथ ही एक बच्ची लेटी है, एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। अनारा के जो सामने था वो बयान किया। बच्ची कितनी बड़ी है? माई पंखी ने सवाल किया। यही कोई 5-6 साल की होगी। अनारा ने इस लड़की के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अंजू, ये जानती है ये कौन है? माई पंखी ने पूछा। नहीं जानती। अंजू, ये तू है, ये तेरा पहला घर है, और ये जो तेरे सामने मर्द और औरत लेटे हैं, ये तेरे माँ बाप हैं। तेरा बाप दिलबर जमींदार कायम शाह का खिदमतगार है। तेरी माँ हवेली की मुलाजमा है। पीनो तुझे अपने साथ रखती है। कायम शाह का एक ही बेटा है, बड़ी मन्नतों के बाद जन्म लेने वाला। उसका नाम कामरान है और तेरा नाम रेशमा है। मालकन असगरी अच्छे दिल की मालिक है, गरीबों का खास ख्याल रखने वाली। यही वजह थी कि वो कामरान को तेरे साथ खेलने से मना नहीं करती। बचपन में एक साथ खेलने की वजह से तुझमें इसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। सने शऊर तक पहुंचने तक वो तेरा दीवाना हो गया। 15-16 साल की उम्र में तुझ पर जो रूप चढ़ा वो अच्छे अच्छों की पारसाई ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी था। कामरान को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। वो जब भी गांव लौटता तुझसे मिले बिना न रहता। इस दौरान तेरे बाप दिलबर पर एक विपदा आ पड़ी। जमींदार कायम शाह के सबसे छोटे भाई इज्जत शाह के हाथों एक नौजवान औरत का कत्ल हुआ। इज्जत शाह इस पर आशिक था, वो इस पर तवज्जो न देती थी। वो औरत कहीं और मुतवज्जा थी। बस इतना ही जुर्म था इस नौजवान औरत नूरा का। इज्जत शाह ने नूरा के घर जाकर अपनी बंदों की मदद से चारपाई से इसे बांधा और बेइज्जत किया। रस्सों से बंधी नूरा पर इसने तेजाब फेंका। चेहरा ही नहीं, इसका पूरा जिस्म तेजाब से झुलसा दिया। वो मर गई। और ये सब कार्रवाई करने के बाद अपने बंदों के साथ अपनी हवेली जाने के बजाय अपने बड़े भाई हाकिम शाह की हवेली पहुंच गया और इसके सामने इकरार जुर्म किया। ये वारदात छुपने वाली न थी। ज़रूरी था कि इज्जत शाह की जगह किसी और की गिरफ्तारी दे दी जाए। कुराए फाल तेरे बाप के नाम निकला। कायम शाह ने एक माकूल रकम देकर उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। उसने थाने जाकर इकरार जुर्म कर लिया। मोटी रकम के एवज पुलिस ने इस जाली मुजरिम को कबूल कर लिया। मुकदमा चला और उसे सजाए मौत हो गई। कामरान को जब इस वारदात का पता चला कि इसके बाप ने अपने भाई को बचाने के लिए रेशमा के बाप को कुर्बानी का बकरा बना दिया है तो इसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो अपने सख्त मिजाज बाप के सामने कुछ न बोल सका। अब तुम दोनों के दरमियान कौलो करार हो चुका था। तेरी माँ पीनो को जब तेरे और कामरान के बारे में मालूम हुआ तो वो कांप कर रह गई। वो कायम शाह से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो किसी सूरत तुझे कबूल न करता। तब तेरी माँ ने न सिर्फ हवेली बल्कि ये इलाका ही छोड़ देने का फैसला किया। जब तुझे पीनो का इरादा मालूम हुआ तो तूने कामरान को बताया कि तू बहुत जल्दी इससे दूर कर दी जाएगी। कामरान तुझे हाथ से निकलते देखकर तड़प उठा और जोश जवानी में अपने बाप से जिक्र कर दिया कि वो तुझसे शादी करना चाहता है। कायम शाह को बेटे की इस घटिया पसंद पर शदीद गुस्सा आया। उसके सामने अकलौता और लाडला बेटा था। गुस्से की सूरत में वो जोशी जवानी में कुछ भी कर सकता था। लिहाजा शातिर कायम शाह ने इस मामले को इंतहाई तदब्बुर से निपटाने का फैसला किया। जानती है इसने अपने बेटे से क्या कहा? माई पंखी सांस लेने के लिए रुकी। मुसलसल बोलने की वजह से उसका सांस चढ़ने लगा था। नहीं, मुझे क्या मालूम, अनारा ने कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ, माई पंखी बोली। इस वक्त तू कहाँ है? अम्मा, मैं तेरी कहानी के मुताबिक सफ़र कर रही हूँ। मैं वही कुछ देख रही हूँ जो तू मुझे सुना रही है। चल फिर ठीक है, सुनती जा और देखती जा। माई पंखी का सांस दुरुस्त हो चुका था। उसने आगे की दास्तान सुनानी शुरू कर दी। कायम शाह ने अपने बेटे की बात सुनकर बड़े नर्म लहजे में कहा कि बेटा, तू फिक्र न कर, जहाँ तू चाहेगा वहाँ तेरी शादी हो जाएगी। इसके बाप का हम पर एहसान है, इसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर हम इसकी लड़की की खातिर क्यों कुर्बानी नहीं दे सकते? बेशक वो हमारे नौकर चाकर हैं, पर हैं तो इंसान। बाप के ख्यालात सुनकर कामरान बड़ा शादमान हुआ। वो दौड़ा दौड़ा तेरे पास आया। तुझे खुशखबरी सुनाई तो तू सुनकर दीवानी हो गई। जब तूने ये बात अपनी माँ पीनो को बताई तो वो खुश होने के बजाय फिक्रमंद हो गई। इलाका छोड़ने का आज़्म मज़ीद मजबूत हो गया। पीनो ने अपने भाई को बुला भेजा ताकि यहाँ से निकलने में आसानी रहे।
لیکن اس سے پہلے کہ تیرا ماموں آتا، کامران کے باپ قائم شاہ نے تیرا ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا۔ تجھے راستے سے اٹھا لیا گیا۔ قائم شاہ کے فارم ہاؤس کے ویران گوشے میں تیری قبر کھودی گئی۔ تجھے نشہ آور دوا پلا دی گئی۔ جب تجھ پر گہری نیند طاری ہو گئی تو تجھے بے ہوشی کی حالت میں قبروں میں پھینک دیا گیا۔ پھر تیری قبر کو پتھروں سے بھر کر مٹی برابر کر دی گئی اور کامران سے کہہ دیا کہ تم لوگ علاقہ چھوڑ گئے۔ کامران کو تیرے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ اس نے تجھے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن تو منو پتھروں تلے دفن تھی۔ کیسے ملتی؟ اماں، اماں، انارا کی اچانک گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ ارے کیا ہوا؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ چل پھر ٹھیک ہے، سنتی جا اور دیکھتی جا۔ مائی پنکھی کا سانس درست ہو چکا تھا۔ اس نے آگے کی داستان شروع کر دی۔ لیکن انارا کی اچانک پھر گھٹی گھٹی آواز آئی۔ اماں، اماں۔ ہاں کیا ہوا؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ اماں میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے واپس بلا، جلدی کر، انارا چیخی۔ بلاتی ہوں، 1 منٹ رک، مائی پنکھی نے کہا۔ پھر اس نے تیزی سے کچھ پڑھا، پہلے گھر کی طرف دیکھ کر پھونک ماری اور زور سے بولی، چل رہی؟ 2 قدم الٹے پاؤں چل۔ انارا نے بغیر مڑے 2 قدم پیچھے رکھے۔ ایک دم اسے جھٹکا سا لگا۔ جب سر اٹھایا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مائی پنکھی نے اسے سامنے دیکھ کر چاندی کا تعویذ اپنے گلے میں ڈالا۔ اس پر شدید قسم کی تھکن طاری تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور چارپائی پر جا لیٹی اور بولی، انجو میں تھک گئی ہوں۔ اماں کیا میں تیرا جسم دباؤں؟ ہاں بیٹا دبا انجو، میں تھک گئی ہوں، بڑا کٹھن ہوتا ہے یہ سفر۔ انارا جواب میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے اس کا سر دبانے لگی۔ انارا کا بھی مکمل طور پر سانس بحال نہ ہوا تھا، وہ لمبے اور گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب مائی پنکھی نے اسے قبر میں پھینکے جانے اور پتھروں میں زندہ دبانے کی وجوہات بتائی تھیں تو اسے ایسا لگا جیسے وہ قبر میں موجود ہے اور سانس گھٹنے کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اگر وہ مائی پنکھی کو دم گھٹنے کا نہ بتاتی تو ممکن تھا کہ وہ موت کی اذیت سے گزر جاتی، لیکن یہ سوچ کر کہ اسے زندہ پتھروں میں دبا دیا گیا تھا اور وہ دبے دبے قدموں سے موت سے ہمکنار ہونے والی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ پھر اسے کامران کا خیال آیا۔ کیسا بانکا سجیلا نوجوان تھا، کیسا ٹوٹ کر چاہتا تھا وہ اسے۔ جانے اس پر کیا گزری ہوگی، جانے کتنے عرصے تک وہ اسے تلاش کرتا رہا ہوگا۔ اچھا اماں جاتی ہوں، انارا چرپائی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ بتی بند کر جا، مائی پنکھی نے دیوار میں لگے بلب کی طرف اشارہ کیا۔ انارا نے لائٹ بند کی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ آج اماں نے اسے پہلا گھر دکھایا تھا، ابھی 6 گھر اور باقی تھے۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہ جنم جھلی ہے، ابھاگن ہے۔ عابر نے اندر جو منظر دیکھا وہ اس کے وجود میں شعلے بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ملکہ صوفے پر پورے اطمینان سے لیٹی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دلشاد یونس اسی صوفے پر موجود تھا اور وہ جس کارروائی میں مصروف تھا وہ کسی بھی شوہر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ دلشاد یونس ایک نوجوان اجنبی کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر شدید غصے میں مبتلا ہو گیا اور چیخ کر بولا، کون ہو تم؟ ملکہ کی اس اجنبی نوجوان پر نظر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گئی، اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ اجنبی نوجوان کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا۔ چند لمحوں کے منظر نے عابر پر 7 طبق روشن کر دیے تھے۔ ملکہ کیا تھی؟ اس ملازمت کی آڑ میں یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ہر چیز اس پر صاف اور واضح ہو گئی تھی۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا۔ وہ فوراً واپسی کے لیے پلٹا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلا، سامنے ریٹا کھڑی تھی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے عابر کو گھورا اور سخت لہجے میں بولی، تم بلا اجازت اندر کیسے گئے؟ کون ہو تم؟ ہر شخص اس سے پوچھ رہا تھا کہ کون ہو تم، لیکن اپنے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا پا رہا تھا کہ کون تھا۔ ننگے خاندان۔ عابر کا جی چاہا کہ اس عورت کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر بتائے کہ وہ کون ہے، لیکن اپنی شناخت کرانے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ فاحشہ صوفے پر پڑی تھی، اپنی عزت اتار کر۔ اب کسی کو کچھ بتانا اپنی ذلت کروانا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ اس جہنم میں داخل ہوا تھا۔ ریٹا اس کے پیچھے لپکی۔ دلشاد یونس نے اپنا دروازہ کھولا اور اس نے نوجوان کو اور ریٹا کو آگے پیچھے بھاگتے دیکھا تو اس نے چیخ کر کہا، یہ بھاگنے نہ پائے۔ ریٹا نے باہر نکل کر شور مچایا، اسے پکڑو، اسے پکڑو، اور دلشاد یونس نے فوراً سیکورٹی گارڈ کو الرٹ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھر لیا گیا۔ چند منٹوں کے بعد ہی اسے دلشاد یونس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔
ریٹا نے سیکورٹی گارڈز کو دروازے پہ الرٹ رہنے کو کہا۔ جب وہ باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو دلشاد یونس نے اس لڑکے کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اپنے چہرے مہرے سے شریف دکھائی دیتا تھا، یوں اس نے ابھی تک کوئی غیر شریفانہ حرکت کی بھی نہیں تھی۔ وہ اندر آیا، اس نے دیکھا اور پھر فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔ دلشاد یونس کی تجربہ کار نظروں نے اس کی شخصیت کا ایک سرے کیا اور سر جھکائے کھڑے اس شریف زادے سے مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ۔ لیکن عابر کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ کیا نظریں اٹھاتا اور نظریں اٹھا کر کیا دیکھتا؟ کیا اس بے وفا کو دیکھتا جسے بنا جانے مر گیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا گھر، اپنے والدین اور چاہنے والی بہن تیاگ دی تھی؟ اب سر اٹھانے کو کیا رہ گیا تھا؟ ملکہ نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ملکہ نے اسے پہلے ہی دن خبردار کیا تھا کہ مر مٹنے سے پہلے مجھے جان تو لو کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے پرواہ کہاں کی تھی، بس اپنی محبت کو اہم جانا تھا۔ تم جو بھی ہو میری ہو، تو عابر علی نثار اب بھگتو۔ ریٹا، یہ اندر کیسے آیا؟ دلشاد یونس نے ریٹا کو گھور کر دیکھا۔ جی وہ میں کمرے میں موجود نہ تھی، واش روم میں تھی، ریٹا نے جواب دیا۔ ہاں جی آپ بولیں۔ دلشاد یونس نے عابر کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ان سے پوچھ لیں۔ عابر کی آواز میں لرزش تھی۔ کس سے پوچھوں؟ ریٹا سے؟ دلشاد یونس نے وضاحت چاہی۔ جی نہیں، ان سے۔ عابر نے ملکہ کی طرف بغیر دیکھے اشارہ کیا، وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اوہ اچھا، تو تم ملکہ کی تلاش میں اندر آ گئے تھے۔ وقار یونس کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہ لگی، پھر وہ ملکہ کی طرف مڑا اور اس سے مخاطب ہو کر بولا، ملکہ کیا یہ تمہارا منگیتر ہے؟ نہیں سر۔ پھر کون ہے؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ جی سر، میرا گہرا رشتہ دار، یہ میرے شوہر ہیں، ملکہ نے دلشاد یونس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ بتاتے ہوئے اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آئی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ دلشاد یونس کے لیے یہ انکشاف تھا، وہ حیران رہ گیا تھا۔ جی سر، ملکہ نے صاف اور واضح لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے تو تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، ہونے والی ہے، تو کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، ملکہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تم نے جب اس آفس کو جوائن کیا اس وقت تم شادی شدہ تھی؟ جی سر، میری شادی ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دلشاد یونس کو یکدم غصہ آ گیا۔ تو تمہارا باپ سب فراڈ ہو، میں انتقام لوں گا، میں تمہارے شوہر کو ہتکڑیاں لگوا دوں گا۔ اور پھر دلشاد یونس نے وہی کیا جو کہا تھا۔ اس نے پولیس بلائی، اپنا اثر و رسوخ اور رقم استعمال کی۔ پولیس نے اقدام قتل کے الزام میں اسے ہتکڑی لگا دی اور عابر کو تھانے لے کر چلے گئے۔ عابر کے جانے کے بعد ملکہ اپنی میز پر بیٹھی روتی رہی تھی۔ ریٹا دلشاد یونس کے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دلشاد یونس نے ملکہ کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا، وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ دلشاد یونس کے جانے کے بعد ریٹا ملکہ کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے غیر جذباتی انداز میں کسی روبوٹ کی طرح بولی، کھیل ختم ہو گیا، جاؤ اپنے گھر، ادارے کو اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ملکہ جو میز پر پریشانی رکھے رو رہی تھی، اس نے اپنا سر اٹھایا اور ریٹا کی طرف دیکھے بغیر کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوپٹے سے بھیگی آنکھیں پوچھی، واش روم میں جا کر اچھی طرح منہ دھویا، باہر آ کر اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کال کرنے لگی۔ ریٹا اس کو بغور دیکھ رہی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کس کو کال کر رہی ہے۔ دلشاد یونس اسے حکم دے گیا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے اسے دفتر سے باہر کر دینا۔ ملکہ نے کوئی ہل و جت نہیں کی تھی، وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی، پھر کسی زور زبردستی کی گنجائش کہاں تھی؟ کال ملتے ہی ملکہ نے جلدی سے کہا، امی میں ملکہ بول رہی ہوں، آپ ابو سے کہیں وہ مجھے آفس لینے آ جائیں فوراً۔ کیا ہوا ملکہ، خیریت تو ہے؟ چاندنی نے اس کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی امی جلدی کریں، میں ابو کو آفس کے دروازے پر ملوں گی۔ ملکہ نے اتنا کہہ کر فون آف کر دیا، موبائل بیگ میں ڈالا، ریٹا کی طرف ایک نظر دیکھا اور یہ کہتی اس کے سامنے سے گزر گئی، اچھا میں چلتی ہوں۔ ریٹا فوراً کھڑی ہو گئی، وہ شاید اس سے الوداعی جملے کہنا چاہتی تھی، لیکن ملکہ نے اسے اس کا موقع نہ دیا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی، پیچھے دروازہ دھڑ سے بند کیا اور آفس کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ چاندنی کو ملکہ کے فون سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹر صاحب کہتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کچھ اس انداز سے پکار رہی تھی جیسے اسپتال میں ہو اور مریض کی حالت اچانک خراب ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر نوشاد گھر میں ہوتا تو زیادہ تر ٹی وی کے سامنے لاؤنج میں بیٹھا ہوتا، لیکن اس وقت وہ لاؤنج میں نہ تھا، البتہ ٹی وی چل رہا تھا، وہاں فاخرہ بیٹھی تھی۔
डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चांदनी ने इससे पूछा। अम्मी, अबू ड्राइंग रूम में है, कोई आया हुआ है, फाखरा ने बताया। और आबिर? चांदनी ने पूछा। अम्मी अपने कमरे में होंगे, मैंने देखा नहीं, फाखरा बोली। फाखरा जरा अपने अबू को बुलाकर ला, चांदनी ने हिदायत की। अम्मी खैर तो है? फाखरा उठते हुए बोली। हाँ देख, ऐसा करना, डॉक्टर साहब को कमरे में भेज देना। चांदनी ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। चांदनी अभी बेड पर बैठी ही थी कि डॉक्टर नौशाद कमरे में दाखिल हो गया और बोला, क्यों बुलाया है? आप फौरन मलका के ऑफिस चले जाएं, इसे ले आएं। मुझे वो परेशान दिखाई दे रही थी। चांदनी ने फिर इसके फ़ोन की तफसील सुनाई। अच्छा, मैं इससे पूछता हूँ क्या मामला है? डॉक्टर नौशाद ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जब वो गाड़ी में मलका के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसने मलका को सीढ़ियों पर बैठा हुआ पाया। वो अजीब से अंदाज में सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, मेकअप से आ रही, परेशान चेहरा, आंखों में वीरानी, जैसे बरसों की बीमार हो। क्या हुआ मलका, यहाँ क्यों बैठी हो? डॉक्टर नौशाद ने पूछा। अबू मुझसे कुछ ना पूछे, मुझे घर ले चलें, वो मुश्किल बोली। अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल ले चलूं? डॉक्टर नौशाद ने पूछा। नहीं, घर, मलका ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। डॉक्टर नौशाद ने फौरन उसका हाथ थाम लिया, वरना वो गिर जाती। वो सहारा देकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बिठाकर घर के लिए रवाना हो गया। मलका को घर आने तक गुमसुम सी बैठी रही, वो एक लफ्ज़ भी ना बोली। डॉक्टर नौशाद ने अपने बराबर बैठी हुई मलका को कई बार कनखियों से देखा, लेकिन इसे बुलवाने की कोशिश न की। घर आकर वो चांदनी के कमरे में पहुंची। उसने दरवाज़ा बंद किया और माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और इसे रोने दिया। मलका रोते रोते बेहाल हो गई। चांदनी ने साइड टेबल पर रखी बोतल से पानी निकालकर उसे पिलाया और बेड पर लिटा दिया। काफ़ी देर के बाद उसकी हालत संभली तो उसने सबसे पहले जो बात कही वो ये थी, अम्मी, आबिर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। चांदनी पुलिस का नाम सुनकर सन्नाटे में आ गई। उसके सानो गुमान में भी ना था कि आबिर जैसे सीधे साधे लड़के को पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। किस जुर्म में? चांदनी ने पूछा। कत्ल के जुर्म में, मलका ने इंकशाफ किया। इसने किसको कत्ल किया है? अम्मी, किसी को नहीं। अम्मी, जो खुद मकतूल हो वो किसी को क्या कत्ल करेगा? मलका ने आंसू भरी आंखों से कहा और फिर रोते से सकते दफ्तर में जो कुछ हुआ वो मिनोअन चांदनी के गोश गुजार कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, चांदनी अफसरदा होकर बोली। हाँ अम्मी, वो बेकसूर मारा गया। दिलशाद यूनुस को आखिर किस बात पर गुस्सा आ गया? चांदनी ने सवाल किया। अबू की गलत बयानी पर। शादीशुदा होकर कंवारी क्यों जाहिर किया? मलका ने बताया। तू फिक्र मत कर, डॉक्टर साहब के पास पुलिस के आला अफसरान से ताल्लुकात हैं, वो खड़े खड़े आबिर को थाने से ले आएंगे। चांदनी ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। मैं इन्हें जाकर सारी बात बताती हूँ, ठीक है? जी अम्मी, मलका ने कहा। जब चांदनी ड्राइंग रूम में पहुंची तो मेहमान जा चुका था। उसने डॉक्टर नौशाद को वहीं अपने पास बिठा लिया और जो कुछ अपनी बेटी से सुना था वो डॉक्टर नौशाद को बता दिया। अच्छा, सारी बात सुनकर डॉक्टर नौशाद के जिस्म में बिजली सी भर गई। उसने मेज़ पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और किसी को फ़ोन करने लगा। अब वो मुताल्लिका थाने पहुंचा तो एसएचओ अपने कमरे में मौजूद था। डॉक्टर नौशाद को बेधड़क कमरे में दाखिल होते देखकर एसएचओ नासिर को यह अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वो कोई ऊंची चीज़ है, इसलिए उसने डॉक्टर नौशाद के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, जी फरमाइए। डॉक्टर नौशाद जो कमरे में दाखिल होते ही मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया था, उसने एसएचओ की जी फरमाइए पर कतन तवज्जो न दी। कॉल मिलने पर उसने बस इतना कहा, सर मैं एसएचओ साहब के कमरे में आ गया हूँ। उधर से कहा गया, इन्हें मोबाइल दें। जी अच्छा। डॉक्टर नौशाद ने मोबाइल एसएचओ नासिर की जानिब बढ़ाते हुए कहा, सर एसपी शफीक राजपूत आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। शफीक राजपूत का नाम सुनकर नासिर की जान निकल गई। अभी वो सोच ही रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई है। मोबाइल कान से लगाते हुए रोबदार आवाज़ सुनाई दी, एसएचओ नासिर, मुझे फ़ोन करें फ़ौरन। नासिर ने अपनी लैंडलाइन से शफीक राजपूत का नंबर डायल किया। अब किसी जाली काल की गुंजाइश नहीं रही थी। शफीक चाहता तो डॉक्टर नौशाद के मोबाइल के ज़रिए एकामात दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि नासिर किसी शक शुबे में मुब्तला ना रहे और शुबा ताख़ीर का सबब ना बने। जी सर, हुक्म। एसएचओ नासिर ने लाइन मिलते ही इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। नासिर साहब, ये बताएं, किसी शौहर का अपनी बीवी से इसके दफ्तर जाकर मिलना क्या काबिल ताज़ीर है? शफीक राजपूत ने बड़े पुरसुकून अंदाज में सवाल किया। हरगिज़ नहीं। नासिर अभी तक इस सवाल की तह तक ना पहुंच सका था। आपने किसी आबिद नामी लड़के को गिरफ्तार किया है? जी सर, नासिर ने मरी हुई आवाज़ में कहा। और वो मामले की तह तक पहुंच गया था। बताना पसंद करेंगे किस जुर्म में? शफीक राजपूत ने पूछा। सर वो कोई और होता तो बेधड़क जवाब देता, इक़दाम कत्ल के जुर्म में।
लेकिन यहाँ सामने एसपी था। कार्रवाई से भला दाई से कभी भी पेट छुपा है? फिर छुपाने का कोई फायदा भी नहीं था। मैं बता देता हूँ, तुमने इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में से गिरफ्तार किया है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, और ये काम तुमने दिलशाद यूनुस जैसे अय्याश शख्स की ख्वाहिश पर किया है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस मासूम लड़के को फिलफौर छोड़ दो, और जो रकम तुमने दिलशाद यूनुस से ली है वो जाकर इसके मुंह पर दे मारो, और इसे मेरी तरफ से पैगाम देना कि वो दफ्तर में बैठकर जो कुछ करता है हमें इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है। बेहतर होगा कि वो अय्याशी का ठिकाना बदल ले, वरना मीडिया के साथ छापा पढ़वाते मुझे देर न लगेगी। एसएचओ नासिर, क्या तुमने मेरी बात समझ ली? शफीक राजपूत ने जवाब का मौका फराहम किया। जी सर, मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं, नासिर ने जल्दी से कहा। और देखो, इस लड़के से माफ़ी मांगना हरगिज़ न भूलना। तुमने इस मासूम लड़के के साथ बहुत जुल्म किया है। इस वक्त से डरो जब तुम्हारे बेटे के साथ कोई ऐसा ही जुल्म करे। ओके? शफीक राजपूत ने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर नासिर ने गहरा और ठंडा सांस लिया। तूफान महज गरज चमक के साथ गुजर गया था। उसने बरस कर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो फौरन एक्शन में आ गया। पहले उसने डॉक्टर नौशाद से पूछा, मोहतरम, वो लड़का आपका क्या है? क्या बेटा? वो मेरा बेटे जैसा दामाद है। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं किसी गलत फहमी का शिकार हो गया था। मैं आपके दामाद से भी माफ़ी चाहूँगा। ये कहकर वो उठा, मैं इसे लेकर आता हूँ। आबिर को आज़ाद होने में 5 मिनट से ज़्यादा न लगे। डॉक्टर नौशाद आबिर को लेकर थाने से निकल आया। आबिर ने दफ्तर में जो कुछ देख लिया था और इसके बाद इसके साथ जो कुछ हुआ था वो किसी गैरतमंद इंसान के लिए डूब मरने के मुतरादिफ था। डॉक्टर नौशाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आबिर से क्या कहे और किस तरह कहे। गाड़ी के करीब पहुंचकर डॉक्टर नौशाद ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और अपने लहजे में सारे जहां की मोहब्बत भरकर बोला, आओ बेटा घर चलें। जवाब में आबिर ने दो टोक अंदाज में जो कुछ कहा वो डॉक्टर नौशाद के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अनारा के अंदर जाते ही माई पंखी उठकर बैठ गई। रात में वो बिल्कुल न सोती थी। सोने का वक्त सुबह का ही था। कव्वे की यखनी पीकर इस पर ऐसी मदहोशी तारी होती थी कि वो खुद को रोकना चाहती तो रोक न सकती थी। इस पर गहरी नींद का गलबा होता, नशा तारी होता या वो बेहोश हो जाती थी, कुछ पता न था। बस वो यखनी पीकर 2-2.5 घंटे के लिए दुनिया से किनारा कर जाती, किसी और ही जहां में पहुंच जाती। इस वक्त रात के 2:30 बजे थे। सहन में तारीकी छाई हुई थी। नीम के दरख्त पर भी खामोशी मुसल्लत थी। माई पंखी ने 40 फेरे अपने सहन के लगाए। 2 फेरों के दौरान कुछ पढ़ती जाती थी। एक चक्कर पूरा करके वो आसमान की तरफ मुंह उठाती और जोर से आवाज़ लगाती, आ बग्गा। ये नारा बुलंद करके वो फिर चक्कर काटने में मशगूल हो जाती। जब 40 फेरे मुकम्मल हो गए तो इसने सहन में पड़ी हुई खुर्री चरपाई को उठाकर खड़ा किया और फिर इसे दीवार से हटाकर बीच सहन में लाई और कुछ पड़ते हुए चरपाई ईंटों के फर्श पर उलट दी। अब चरपाई के पाए ऊपर हो गए थे और ऊपर का हिस्सा जमीन से लग गया था। माई पंखी ने उल्टी पड़ी चारपाई के गिर चक्कर लगाने शुरू किए। वो कुछ पढ़ती जाती और चक्कर लगाती जाती थी। हर चक्कर के इख्तिताम पर नाराए मस्ताना बुलंद करती, आ बग्गा। 7 चक्कर पूरे करने के बाद वो उल्टी चारपाई पर इस तरह बैठ गई कि उसके दोनों हाथ पायतियों के ऊपर थे। दोनों पाए पकड़ने के बाद उसने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया। अब वो एक खास अंदाज से झूमती जाती थी और कुछ बोलते हुए दोनों हाथों से एक पाए को पकड़ती और फिर जोरदार आवाज में पुकारती, आ बग्गा। 11 बार ये अमल दोहराने के बाद माई पंखी योगा के अंदाज में बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर गुजरी थी कि उसे चरपाई लरजती महसूस हुई। फिर इसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, ले आ गया बग्गा। ये सुनते ही माई पंखी की रग रग में खुशी सरायत कर गई। वो खुशी से सरशार होकर बोली, तू आ गया बग्गा, तेरी बड़ी कृपा। माई पंखी के सामने सफ़ेद चमकीला धुआं नमूदार हो रहा था। इस धुएं ने एक इंसानी हवले की शक्ल इख्तियार की और फिर मुंजमद हो गया। अब तू उल्टी खाट का पाठ पड़ेगी तो मैं कैसे रुकूंगा, मुझे आना ही होगा। सफ़ेद चमकीले धुएं के मुंजमद हवले से आवाज़ आई। वो अब चरपाई की पट्टी के नज़दीक था। लग रहा था जैसे वो खड़ा हो। माई पंखी ने चरपाई की पट्टी पर अपना सर रख दिया और अपना दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वो माथा टेकते हुए उसके चरण छूना चाहती हो। हाँ पंखी बोल, क्यों बुलाया? सफ़ेद चमकीले हवले से आवाज़ आई। बस तुझे देखने को जी चाह रहा था, माई पंखी ने हंसकर कहा। औरतपन छोड़, सीधी साफ बात कर, चल जल्दी बोल। बग्गा नाराज हुआ।
मैं संजू का क्या करूं? माई पंखी फौरन मकसद पर आ गई। क्यों, क्या हुआ? बग्गा ने पूछा। अब तो वो रोज ही पूछने लगी है अपने बारे में। मैं कब तक इसे इधर उधर की बातें करके बहलाऊं? बग्गा, सच तो ये कि मुझे इस पर तरस आता है। इस बेचारी को कभी सुख मिला ही नहीं। माई पंखी ने उदास लहजे में कहा। देख पंखी, हर मनुष्य का सुख अलग होता है। हम आग में खुश रहते हैं, कोई पानी में खुश रहता है, किसी को हवा चाहिए, कोई दौलत पाकर प्रसन्न होता है और कोई सब कुछ खोकर इत्मीनान पाता है। तो इस पर तरस न खा, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। तू अच्छी तरह जानती है कि कितने जतन से तूने इसे हासिल किया है। बग्गा ने माजी याद दिलाया। बग्गा, वो मेरी मंजिल नहीं, मुझे आगे जाना है। माई पंखी ने अपना अज़्म जाहिर किया। फिर क्या चाहती है तू? क्या इसे आज़ाद करना चाहती है? मुंजमद चमकीले धुएं से आवाज आई। हाँ, जी तो यही चाहता है। माई पंखी ने दिल में छुपी बात जाहिर की। अभी इसका वक्त नहीं आया, तो खुद को संभाल, इस पर मेहरबान न हो। बग्गा ने तंबी की। बग्गा, इतनी इजाजत तो दे कि मैं इसका जीवन इस पर खोल दूं। मुझसे इजाजत ले रही है, जबकि तू इसे एक घर दिखा चुकी है। बग्गा ने किसी कदर गुस्से से कहा। हाँ, मुझसे गलती हुई। मेरे दिल में दया आ गई थी। दया, रहम, माफी, ये और इस तरह के शब्द हमारे यहाँ ममनू हैं। क्या तू नहीं जानती कि हम आंख वाले हैं? ये लफ्ज हमें जेब नहीं देते। घोड़े को घास से यारी नहीं करना चाहिए। बग्गा ने अपनी बारीक आवाज में इसे समझाने की कोशिश की। बग्गा, तू क्या चाहता है? तू क्या जानता है कि मैं कैसी हूँ? माई पंखी बोली। इसलिए बग्गा तुझे समझा रहा है कि ऐसी ना बन कि तू किसी मुश्किल में फंस जाए। बग्गा ने कहा। चल, तेरी खुशी अगर इसमें है कि इसका जीवन इस पर खोल दे तो खोल दे। मैं तुझे इजाज़त देता हूँ, लेकिन इसे आज़ाद करने की गलती न करना। फिर कहता हूँ कि इसका वक्त नहीं आया, जब आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, कोई और बात कर या मैं चलूँ? ठीक है बग्गा, तू जा, तेरी मेहरबानी कि तू आया। माई पंखी ने एक मरतबा फिर उसके सामने माथा टेक कर चरण छुए। इसी वक्त सफ़ेद चमकीले हौले में हरकत हुई और फिर वो धीरे धीरे मादूम होता गया, और जब वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो माई पंखी पुरमुसरत अंदाज में उल्टी पड़ी चारपाई से उठी, इसे सीधा करके दीवार के साथ लगाया और पुरसुकून अंदाज में लेट गई। वो खुश थी कि बग्गा ने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो पूरे इत्मीनान से अंजू का जीवन इस पर खोल सकती थी। अंजू का ख्याल आते ही इसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो इसे दिखाई नहीं दी। इसने सोचा वो अंदर ही सो रही होगी। गाड़ी का खुला दरवाज़ा बंद करके फैसलाकुन अंदाज में कहा, अंकल, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। डॉक्टर नौशाद ने नौटंकी का आगाज़ किया। मुझे बेटा ना कहें, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता जैसा आपने किया। आबिर बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला। मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि आपसे गलती नहीं हुई। आपने जो कुछ किया जानबूझकर किया और सोच समझ कर किया। बेटा, जिद मत करो, डॉक्टर नौशाद ने खुशामदाना लहजे में कहा। हमें माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये कहते हुए वो इसके कदमों की तरफ झुका। छोड़ें ये सारी ड्रामाबाजी। आबिर एकदम पीछे हटते हुए बोला। जाएं और अपनी बेटी के लिए कोई नया बॉस तलाश कर लें। होना तो ये चाहिए था कि मैं सज़ा के तौर पर मलका को तलाक ना दूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़ेगा। इज्जत मेरी ख़राब होगी। मेरे हक़ में बेहतर यही है कि मैं इसे यहीं खड़े खड़े आज़ाद कर दूं और अपनी राह लूं। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, डॉक्टर नौशाद ने हाथ के इशारे से इसे रोकते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। ठहरो, मैं तुम्हारी इससे बात कराता हूँ। डॉक्टर नौशाद ने आबिर के जवाब का इंतज़ार न किया। जेब से मोबाइल निकालकर खटाखट नंबर मिलाया और फ़ोन उठाए जाने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही मलका ने फ़ोन उठाया, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी तेज़ी से कहा, मलका, आबिर साहब को समझाओ, ये तुम्हें तलाक दे रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? मलका ने पूछा। हम लोग थाने के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर नौशाद ने बताया। घर आए, मलका ने बेकरारी से कहा। ये घर आने के लिए तैयार नहीं, तुम्हें तलाक देकर चले जाना चाहते हैं। मलका, इनसे बात करो। डॉक्टर नौशाद की परेशानी दीदनी थी। डॉक्टर नौशाद ने मलका का जवाब सुने बगैर मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ा दिया। आबिर ने एक नज़र मोबाइल को देखा। वो अब किसी से बात करने के लिए तैयार न था। वो क्या बात करता? अब बात करने को रह भी क्या गया था? जो छुपा था वो सामने आ गया था। हर चीज़ साफ और वाज़ेह हो गई थी। अब फैसले का वक्त था। प्लीज़ आबिर साहब, डॉक्टर नौशाद ने बड़ी आजिज़ी से कहा और मोबाइल दोबारा उसके हाथ में देने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी आबिर ने मोबाइल हाथ में ले लिया। चंद लम्हे उसने अपने अंदर देखते हुए तूफान को काबू में करने में लगाए। जब उसने हेलो कहा तो उसे खुद अपनी आवाज़ अजनबी महसूस हुई। आबिर, घर आ जाएं।
हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे। मलका ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। घर? कौन सा घर? आबिर के लहजे में गुस्से से ज़्यादा दुख था। आबिर, आपका अपना घर, जहाँ आप रहते हैं। मलका बोली। मेरा कोई घर नहीं। औरत के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई घर नहीं होता। मैं मर्द होकर ये बात कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि मेरा कोई घर नहीं। आबिर जाने क्या कह रहा था, खुद उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था। आबिर, मेरे पास आ जाए। मैं वो मलका हूँ जिसके सर पर आपने मोहब्बत का ताज रखा था। अब वो मलका ही रही और न ताज रहा। मैं न रहा, तू न रहा। सब तबाह हो गया। आबिर के दिल से धुआं उठ रहा था। आबिर, मैं वो हूँ जिस पर आप मर मिटे थे। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। आबिर की ज़बान पर सच्चाई थी। आबिर, मुझे तलाक न देना, मेरा साथ न छोड़ना, मैं तन्हा रह जाऊंगी। मलका की आवाज़ में इल्तिजा थी। मैं तुम्हें खुशी से तलाक नहीं दूंगा। मेरी तन्हाई का तुम्हें अंदाज़ा नहीं, पर अब ये दर्द जुदाई सहना ही होगा। आबिर बोला। काश मैं तुम्हें जान लेता। आबिर, घर तो आए, मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। मलका ने ऐसी बात कह दी कि आबिर कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। उसने फैसला किया कि उसने दिल में ठान ली है, वो अपनी जगह अटल है, लेकिन इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताए और इसी पछतावे में मुब्तला रहे कि इसकी बात सुने बगैर इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। ठीक है मलका, मैं आता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि कोई बात झूठ ना हो। बात अब मेरी बर्दाश्त की आखिरी हदों तक पहुंच चुकी है। आबिर ने मोबाइल ऑफ किया और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। वो इस मकरूह शख्स के बराबर बैठना नहीं चाहता था। आबिर को गाड़ी में बैठते देखकर डॉक्टर नौशाद की बातें खिल गईं। वो खुश था कि उसकी बेटी ने काम कर दिखाया था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा न था कि उसकी बेटी काम दिखाने नहीं बल्कि इसका काम तमाम करने जा रही है। आबिर ने रास्ते में डॉक्टर नौशाद से कोई बात न की। वो खामोश बैठा रहा। जब आबिर डॉक्टर नौशाद के साथ घर में दाखिल हुआ तो यूँ लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। लाउंज में कोई न था, टीवी बंद था। शाइस्ता के कमरे से एक की आवाज़ नहीं आ रही थी। मलका अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन जिसके इंतज़ार में दरवाज़ा खुला था वो अंदर न आया। जब आबिर को टीवी लाउंज में मलका नजर न आई तो इसने ड्राइंग रूम का रुख किया और एक सोफे पर बैठ गया। वो अब इस घर का मकी था और न ही मेहमान था। डॉक्टर नौशाद ने कोशिश की कि वो मलका के पास चला जाए, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मजबूरन डॉक्टर नौशाद को मलका को ड्राइंग रूम में भेजना पड़ा। मलका ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो आबिर ने मुंह फेर लिया। उसने दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे को मुकफ़ल किया और उसके बराबर बैठने के बजाय सामने वाले सोफे पर नशिस्त इख्तियार की। आपका मुंह फेरना बजा। मैं इसी काबिल हूँ कि मुझसे नफरत की जाए। मैं जानती हूँ कि आपके बराबर बैठने के काबिल नहीं रही, इसीलिए आपके बराबर बैठने की जुर्रत न कर सकी। मैं सज़ावार हूँ, गुनाहगार हूँ, नाकाबिल माफ़ी हूँ। मलका की आवाज़ में शदीद दुख बोल रहा था, ये जाने बगैर कि आबिर पर इसकी बात का क्या असर हो रहा है। वो अपनी धुन में कहे जा रही थी। आबिर, काश आपने मुझसे शादी न की होती। काश आपने मेरे लिए अपने वालिदैन, अपना घर न छोड़ा होता। आज मैं जिस एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ वो न होती मैं। मलका, तुमने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बयान करो। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आबिर ने इसकी बात काट कर कहा। सुनो आबिर, फिर मैं अपने और अब इस घर के बारे में जो कुछ जानती हूँ सब बता देती हूँ। आबिर, पहले तो ये जान लो कि डॉक्टर नौशाद मेरा सगा बाप नहीं। आबिर को ये सुनकर धचका सा लगा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। डॉक्टर नौशाद मेरा ही क्या, हम 7 बहनों में से किसी का भी बाप नहीं है। हमारे माशरे में मर्द तो 4 शादियां कर लेता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने 4 शादियां की हों। मेरी माँ चांदनी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने 4 शादियां की। डॉक्टर नौशाद मेरी माँ का चौथा शौहर है। मलका ने आज हर वो बात आशिकरा करने की ठान ली थी जो इसके दिल में महफूज थी। मेरी माँ का ताल्लुक गरीब घराने से था। बाप सब्जी फरोश था, ठेले पर गली महलों में सब्जियां बेचा करता था। हम बहनों की तरह माँ की भी 7 बहनें थीं। इन बहनों में सबसे खूबसूरत माँ थी। घर में अक्सर फाके होते, लेकिन मेरी माँ को बनने संवरने का बेइंतहा शौक था। पेट भर खाने को हो ना हो, अच्छे कपड़े चाहिए। फिल्मों और टीवी ड्रामों से बेपनाह लगाव था। महल्ले के खाते पीते घरानों की लड़कियों से दोस्ती गांठ रखी थी। इनके घरों में घुसी रहती। वीसीआर पर फिल्में देखी जाती। फिल्में और टीवी देखकर ख्वाब बुने जाते। मेरी माँ सोती तो महलों के ख्वाब देखती। फैशन की मारी माँ ने मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते महल्ले के कई लड़कों से पर्चेबाजी कर डाली थी। हर लड़का इस पर जान छिड़कता था और समझता था कि मेरी है, लेकिन वो किसी की न थी।
कॉलेज में कदम रखते ही माँ ने छक्का लगाया और एक गाड़ी वाले को अपने दामे उल्फत में फंसा लिया। वो लड़का अपनी बहन को लेने के लिए आया करता था। मेरी माँ ने इस लड़की से, जिससे थोड़ी बहुत दोस्ती थी, आज खुद लिफ्ट मांग ली। बस फिर ये थोड़ी सी लिफ्ट इस लड़के के लिए वबाले जहाँ बन गई। माँ इस तरह के गले का हार बनी के से शादी करते ही बनी। ये मेरी माँ का पहला शौहर था। इस शौहर से शाइस्ता, फाखरा और माजदा ने जन्म लिया। फिर एक कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर से राह रस्म बढ़ाई इतनी कि पहले शौहर से खुला लेकर मेरी माँ ने प्रोफेसर से शादी कर ली। मैं प्रोफेसर साहब की बेटी हूँ। प्रोफेसर साहब को मेरी फैशन ज़दा माँ की आज़ाद ज़िंदगी पसंद न आई। उन्होंने तलाक देकर माँ से जान छुड़ाई। फिर तीसरे शौहर माँ की ज़िंदगी में आए और 3 बेटियां देकर ज़्यादा अरसा जिंदा न रह सके। तीसरे शौहर की मौजूदगी में ही डॉक्टर नौशाद ने माँ की शनासाई हो चुकी थी माँ से शनासाई हो चुकी थी। चलता पुर्जा डॉक्टर नौशाद ने माँ को जाने क्या ख्वाब दिखाया कि इसने तीसरे शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। वो किसी सियासी पार्टी का असर वाला बंदा था। उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसे हम 4 बेटियां नोटों की सूरत में नजर आती थीं। वो हमसे हाथ धोने को तैयार न था। सुना है माँ और डॉक्टर नौशाद ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इस तरह तीसरे शौहर से निजात पाने के बाद माँ ने डॉक्टर नौशाद से निकाह कर लिया। डॉक्टर नौशाद ने माँ को हर वो चीज़ दे दी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। मेरी माँ को कपड़ों और जेवर से इश्क था। मेरी माँ रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकती है, लेकिन अच्छे कपड़ों और नित नए जेवरात के बगैर वो अधूरी है। माँ की चौथे शौहर से खूब गाड़ी छनने लगी। दोनों ने मिलकर हमें बेरर चेक बना लिया। अगर हम में से कोई बहन केश होने से इनकार करती तो उसका खाना पीना बंद करके कैद कर दिया जाता। भूख और प्यास और कैद और तन्हाई हमारे होश ठिकाने लगा देती। यूं भी हमने अपने बचपन से अपनी माँ को आज़ाद रूप में देखा था। घर का माहौल एकदम खुला था। हमारे चारों तरफ गंगा बह रही थी। हमें तो हाथ धोने ही थे। डॉक्टर नौशाद इंतहाई असर और रसूख वाला शख्स है। इसे मुश्किल से मुश्किल काम बता दें, वो इसको आसान बना देता है। किसी की कहीं कोई गोट फंसी हो, कोई फाइल रुकी हो, तरक्की ना हो रही हो और मुलाजमत दिलवानी हो तो डॉक्टर नौशाद से लोग रिजू